Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल आपका ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के ऊपर, ये आपके मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021 का पार्ट है। एंड मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2021 के बारे में मैंने आपको बताया कि दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस साल। एक है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड सेकंड इज रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। दोनों के कंसेप्ट काफी अलग है बट दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दैट इज ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि यू कैन से रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का। नाउ जो गवर्नमेंट है वो इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही है, इसका मैंने आपको बताया कि पिछले कुछ दिन में हमने कुछ आर्टिकल देखे थे जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बाय 2031 दिल्ली का पॉपुलेशन 7 करोड़ के ऊपर जाने वाला है एंड दिल्ली जो है वो टोक्यो को ओवरटेक करने वाला है पॉपुलेशन के मामले में। तो ऑफकोर्स हम लोग को रीजनल प्लानिंग उस हिसाब से करना पड़ेगा कि इतने पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए कुछ मेजर चेंजेस लाने पड़ेंगे रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में। एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में से मैंने एक बार वीडियो में डिटेल में बताया है, तो हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा जिस्ट देख लेते हैं जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा उनके लिए। सी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का एक मेजर गोल ये है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज कर रहे हो एंड प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को डिस्करेज कर रहे हो एंड सिटी को सस्टेनेबल बनाने की प्लानिंग चल रही है इसमें। सस्टेनेबल कैसे, आप क्या कर रहे हो, वॉकेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में। जो अर्बन जोग्राफर्स हैं और ये बहुत जगहों पे इम्प्लीमेंट हुआ भी है, आप उसका यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। काफी सिटीज में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बेस पे अर्बन प्लानिंग हो चुकी है एंड कहीं कहीं ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी है। तो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मेन मोटिव क्या है कि एक पर्टिकुलर आपका ट्रांजिट रूट होगा। जैसे यहाँ पे आप ये ले लो, मेन रोड है एंड साथ में मेट्रो रेल का रूट है। जैसे हमारे यहाँ पे भी है कि मेन रोड जाता है एंड मेन रोड के ऊपर ऊपर ही आपका मेट्रो लाइन भी जाता है। तो सिमिलरली यहाँ पे ये आपका मेन ट्रांजिट रूट होगा एंड सपोज दिस इज द मेट्रो स्टेशन। तो अब इस मेट्रो स्टेशन से मैक्सिमम 1 to 1.5 किलोमीटर के रेडियस में, ये पूरा 1 to 1.5 किलोमीटर के रेडियस में ही सारी चीजें डेवलप हुई होंगी। जैसे कमर्शियल स्पेस, जितने ऑफिसेस होंगे सब वॉकेबल डिस्टेंस पे होंगे। सपोज ये रेसिडेंशियल स्पेस है, ये भी वॉकेबल डिस्टेंस पे एंड ये ओपन ग्रीन स्पेसेस है थोड़ी सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे पार्क्स, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सब विद इन 1 to 1.5 किलोमीटर के विसिनिटी में होगा। एंड अब दिल्ली का जो एक्सपांशन होगा, जैसे फिलहाल सपोज ये दिल्ली है, ये आपका NCR है, नेशनल कैपिटल रीजन, तो ये पार्ट अब ओवरक्राउडेड हो चुका है। लेकिन अब जो एक्सटेंशन ये लोग प्लान कर रहे हैं, जो NCR आगे एक्सटेंड होगा धीरे धीरे, वो जो एक्सटेंशन है उसको ये लोग ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। एंड ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि इतना ही छोटा सिटी होगा, ये आपकी जो एक्सटेंड होगी, अब नेक्स्ट मेट्रो स्टेशन है अगेन उसके 1 to 1.5 किलोमीटर में यह सारी चीजें रिपीट होंगी, ताकि वहां के लोग वॉकेबल डिस्टेंस में स्टेशंस को एक्सेस कर पाए एंड हेंस प्राइवेट व्हीकल को यहाँ पे डिस्करेज किया जाएगा। एंड कल हमने एक और आर्टिकल देखा था कि मास्टर प्लान फॉर दिल्ली में टैक्स सिस्टम को रिव्यू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन पे टैक्स इंक्रीज होंगे एंड जो पार्किंग स्पेसेस हैं उन पे भी ज्यादा पार्किंग चार्जेस लगेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पॉलिसीज को कंबाइन करके यहाँ पे प्राइवेट व्हीकल्स को डिस्करेज करने की बात हो रही है। एंड जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है एंड पब्लिक प्रेफर करती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स वहाँ पे लेना बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है एंड इतनी अच्छी एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से पब्लिक प्राइवेट व्हीकल की तरफ जाती भी नहीं है। तो ये ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का मोटिव है एंड यहाँ पे मैंने बस आपको जिस्ट दिया है छोटा सा, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं उसमें मैंने डिटेल में बताया है। प्लस जो ह्यूमन ज्योग्राफी पार्ट में जब अर्बन प्लानिंग की बात होगी तो वहाँ पे भी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट एंड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आसाम के ऊपर। यहाँ पे आसाम में जो बागजन ऑयल वेल था उसमें 2020 में एक मेजर आग लग गई थी एंड ऑयल एंड गैस का लीकेज का भी प्रॉब्लम हुआ था एंड हेंस यहाँ पे ये आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दो लोकेशंस आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बागजन ऑयल वेल एंड सेकंड दिब्रू-शिखोवा नेशनल पार्क, क्योंकि दिब्रू-शिखोवा नेशनल पार्क के इकोलॉजी पे काफी इंपैक्ट पड़ा है इस ऑयल वेल फायर की वजह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लोकेशन है दिब्रू-शिखोवा का, आसाम के एंड में, जहाँ पे आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश का बाउंड्री होता है, वहां पे है दिब्रू-शिखोवा एंड ऑफ कोर्स जहाँ पे दिब्रू-शिखोवा है वहीं पे ये आपका बागजन ऑयल वेल भी है। नेक्स्ट आर्टिकल आपका हिमालय में जो ये 6-7 प्रोजेक्ट्स को गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को, उनके ऊपर है। एंड यहाँ पे हमने अभी पिछले वीक में ये आर्टिकल को डिटेल में देखा था कि क्यों एनवायरमेंटलिस्ट इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं, वो सब रीजन हमने डिटेल में देखा था। यहाँ पे बस आपको मैप मार्किंग लोकेशंस के लिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। यहाँ पे कौन से लोकेशन आप में मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एंड ये किस रिवर पे लोकेटेड है मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ ये किस रिवर पे लोकेटेड है। उस रिवर को भी आपको मैप मार्किंग के लिए नोट डाउन करना है अपने नोट्स में। फिर फाटा भुयंग सिंगोली भटवारी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, चमोली रीजन, ऋषिगंगा एंड गंगा केदारनाथ,
ये इतने सारे लोकेशंस आपके हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप गंगा का लोकेशन प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके साथ उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको भी आपको प्रिपेयर करना है। एंड मैप मार्किंग के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। जिसने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज एक वीक के पहले मेरे ख्याल से ये वीडियो आए हैं हिमालयन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, बहुत ज्यादा न्यूज में रहते 2-3 दिन, तो उसको आप वहां से देख लो। नेक्स्ट आर्टिकल आपका मिजोरम एंड आसाम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर। अब आसाम और मिजोरम में जो मेजर डिस्प्यूट है वो इस एरिया को लेके है जिसको मिजोरम ने कोलसिप डिस्ट्रिक्ट बोला है एंड आसाम उसी डिस्ट्रिक्ट को हेलकंडी डिस्ट्रिक्ट बोलता है। तो ये एक पर्टिकुलर जो रीजन है यहाँ पे बॉर्डर पे, इसको लेके दोनों स्टेट्स में डिस्प्यूट चल रहा है। एंड ये आपके सिलेबस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंटर स्टेट इशूज ये आपके सिलेबस का पेपर 2 में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड स्पेशली ये जो इंटर स्टेट इशूज एंड रीजनल कॉन्शियसनेस है ये नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा है। एंड मैंने आपको सैंपल का जो एलन चर्चिल सैंपल है उनका मैंने आपको बताया था कि क्यों यहाँ पे रीजनल कॉन्शियसनेस ज्यादा है, क्यों यहाँ पे डाइवर्सिटी ज्यादा है अमॉन्ग द ट्राइब्स एंड उसका टोपोग्राफी से क्या रिलेशन है। अगर आपको पता होगा तो सैंपल जो है वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म स्कूल ऑफ थॉट के प्रमोटर है। एंड उनका फील्ड स्टडी था कि जितना ज्यादा रग्ड टोपोग्राफी होगा, जितना ज्यादा हिली रीजन होगा, उतने ज्यादा वहां पे डिफरेंट ट्राइब्स एंड डिफरेंट यूनिक कल्चर्स फॉर्म होते हैं। एंड हेंस नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कि हर फ्यू किलोमीटर्स में या हर एक वैली से दूसरे वैली में ट्राइब्स चेंज होते हैं, ट्राइब्स के कल्चर्स चेंज होते हैं एंड उनका वे ऑफ लिविंग एंड ये सारी चीजें विद टोपोग्राफी कैसे शिफ्ट होती हैं, ये हमने उस दिन बात किया था। एंड इसको ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट में ऑफकोर्स डिटेल में देखेंगे। आपको ये टॉपिक को इस बार मेंस के लिए काफी अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिस्प्यूट बिटवीन मिजोरम एंड आसाम एज अ सेपरेट टॉपिक एंड एज अ होल नॉर्थ ईस्ट में जो रीजनल कॉन्शियसनेस डेवलप हो गई है अपने अपने रीजन को लेके एंड जो यहाँ पे डिफरेंट डिमांड्स हैं, फॉर एग्जांपल बोडोलैंड, नागालैंड, ये जो डिमांड्स हैं ये सबको आपको रीजनल कॉन्शियसनेस एंड इंटरस्टेट इश्यूज इस टॉपिक में कवर करना है। नेक्स्ट टॉपिक अगेन आपका आसाम फ्लड्स के ऊपर। आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर एंड ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज में बहुत हेवी फ्लडिंग हो चुकी है एंड फ्लड की वजह से आसाम में आप पिछले 4-5 दिन से लगातार देख रहे हो। अगेन ब्रह्मपुत्र जो है ये आपके मैप मार्किंग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। अलॉन्ग विद इट जितने भी इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, कोपिली, धनसिरी, ये सारे ट्रिब्यूटरीज आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इन सबके डिस्क्रिप्शन आपको 30 वर्ड्स में नोट डाउन करना है अपने नोट्स में। एंड डिब्रू शिखोवा अभी हमने देखा था, बागजन ऑयल फील्ड से रिलेटेड न्यूज में था। काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क अभी वापस न्यूज में, शायद नेक्स्ट आर्टिकल उसी के ऊपर है। हाँ, यहाँ पे राजीव गांधी नेशनल पार्क नाम था इसका, अब इसको वापस ओरांग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। एंड हेंस ये वापस न्यूज में है तो ओरांग नेशनल पार्क भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है, अब यहाँ पे देखिए मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पूरी रीजन में मैप मार्किंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंड आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 2 लोकेशंस तो नॉर्थ ईस्ट से आपके आ ही सकते हैं। एंड स्पेशली जो करंट इवेंट्स में है पिछले 1 साल से मेंस के पहले, वो वाले टॉपिक्स तो आपको ज्यादा ध्यान देना है। आई विल ट्राई टू डू वन थिंग, जब मेंस एग्जाम होगा उसके अराउंड 1 मंथ पहले मैं पूरे साल भर जितने भी मैप लोकेशंस हैं जो न्यूज में रहे लास्ट 1 ईयर में, वो मैं सारे एक पर्टिकुलर पीडीएफ में करके टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। तो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल अभी मैंने आपको बता ही दिया, ओरांग नेशनल पार्क। एंड इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपका हरिकेन ईडा के ऊपर। एंड हरिकेन ईदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग हरिकेन आया है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए में एंड इसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज कॉज हुआ है एंड अराउंड 26 डेथ्स हो चुके हैं यूएस के नॉर्थ ईस्ट में। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि इसको आपको ग्लोबल वार्मिंग का एक एग्जांपल के जैसे आप इसको लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि साइंटिस्ट ने बोला है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो गल्फ सी है इसका सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है विद टाइम ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। एंड सी सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये वार्म हुआ है एंड वार्म एयर का पोटेंशियल ज्यादा होता है टू होल्ड मोर रेन वाटर। ये आपने एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा, क्योंकि जो ह्यूमिडिटी वाला चैप्टर है उसमें आपका रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, उसमें अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वार्म एयर का कैपेसिटी ज्यादा होता है टू होल्ड मोर वाटर एंड हेंस ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से यहाँ पे कोस्टल स्टेट्स में बहुत ज्यादा हैवी रेन्स आए हैं। एंड ये पाथ है साइक्लोन ईडा का, ये डायग्राम आप रेफर कर सकते हो, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। एंड जो कोस्टल स्टेट्स हैं इनके वो हाईली अर्बनाइज्ड होने की वजह से जितने भी रोड्स हैं वो सब कॉन्क्रीट हैं, जितने भी पेवमेंट्स हैं वो भी कॉन्क्रीट के हैं, फुटपाथ्स एवरीथिंग इज ऑफ कॉन्क्रीट एंड हेंस वाटर का सीपेज का इशू है एंड इसलिए फ्लड की जो प्रॉब्लम है वो इन अर्बन स्टेट्स में और ज्यादा बढ़ जाती है। एंड इसका एक सॉल्यूशन है जो मैंने, अगर आपने मेरी मंथली मैगजीन की वीडियो देखी होगी मार्च 2021 की, यूट्यूब पे वो वीडियो है, यू कैन हैव अ लुक एट इट। उस वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो हमने बात किया था स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट के बारे में। अब स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे डिटेल में बात नहीं कर पाएंगे, बट ये सॉल्यूशन है आपके हाईली अर्बनाइज्ड जो सीमेंटेड सिटीज हैं उनके ऑल्टरनेटिव है। एंड चाइना हेविली इन्वेस्ट कर रहा है इस स्पॉन्ज सिटी कंसेप्ट में। एंड फॉर एग्जांपल चाइना का एक
सिटी है हार्बिन, इसको आप एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। यहाँ पे चाइना हेविली इन्वेस्ट कर रहा है इसको स्पॉन्ज सिटी में कन्वर्ट करने के लिए। एंड नेक्स्ट आर्टिकल आपका, नेक्स्ट 2 आर्टिकल इनफैक्ट आपका चिप शॉर्टेज के ऊपर। एंड चिप एंड सेमीकंडक्टर एक ही चीजें हैं, बेसिकली हम सेमीकंडक्टर्स को ही चिप बोलते हैं। एंड जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनके शॉर्टेज की वजह से जितने भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्टिकल में महिंद्रा एंड मारुति की बात हो रही है, तो चिप शॉर्टेज की वजह से सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे ग्लोबली हर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी इंपैक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फोर्ड, निसान, इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग में काफी फॉल आया है। एंड जो प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल्स के वो लोग खुद ही टारगेट करके डिक्रीज कर रहे हैं बिकॉज चिप के शॉर्टेज की वजह से पूरा डिसरप्ट हो रहा है इंडस्ट्री। इवन कोविड के इम्पैक्ट के बाद ऑटोमोबाइल की डिमांड काफी ज्यादा है कंज्यूमर्स में, लेकिन इस टाइम पे प्रोडक्शन कम है। एंड इसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक, कोविड के वजह से सप्लाई चेन डिसरप्शन, ये सप्लाई चेन डिसरप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड क्योंकि पेपर 1 में आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नए आ गए हैं जैसे ग्लोबल सिटीज, प्लस एक और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वैल्यू चेन्स। एंड ग्लोबल वैल्यू चेन्स में यहाँ पे हम लोग सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए सप्लाई चेन भी आपका एक अलग से टॉपिक हो गया है। तो ये जो सप्लाई चेन डिसरप्शन है, ये कोविड में सारे फ्लाइट्स बैन हो गए थे, इवन स्टार्ट में कार्गो फ्लाइट्स भी बैन हो गए थे। तो बैन होने की वजह से जो सप्लाई चेन है वो पूरी डिसरप्ट हो चुकी थी। एंड जनरली जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज हैं उसमें एशिया डोमिनेंट है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम पार्ट है वो एशिया में ही मैन्युफैक्चर होता है, छोटा सा पार्ट आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड अदर कंट्रीज से निकलते हैं। बाकी ये देख सकते हैं आप मेजर प्लेयर्स कौन है, ताइवान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया, चाइना, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, ये मेजर प्लेयर्स हैं मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर्स के। एंड वर्ल्ड ओवर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इवन मोबाइल इंडस्ट्री, रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्री, एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री, सारे चिप्स पे डिपेंडेंट है। एंड ये सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन की वजह से काफी प्रॉब्लम आ गया। तो एक रीजन तो ये था। सेकंड रीजन वाज स्टॉक पाइलिंग। बहुत सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ने क्या किया, या बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज ने इन चिप्स का स्टॉक पाइलिंग कर लिया, जैसे पैनिक बाइंग जो हम बोलते हैं, ग्रोसरीज को लेके बहुत सारा पैनिक बाइंग जैसे हुआ था फर्स्ट वेव में, वैसे ही चिप्स का पैनिक बाइंग कर लिया बहुत सारी कंपनी ने। एंड हेंस इसलिए बाकी कंपनीज को शॉर्टेज फेस करना पड़ा। तो ये अगेन सप्लाई चेन डिस्क्रिप्शंस, चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पेपर 1 में। एंड जैसे यूपीएससी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कोल इंडस्ट्री को लेके क्वेश्चंस पूछती है, वैसे इस बार ये काफी न्यूज में है मैन्युफैक्चरिंग चिप या सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो इसको भी आपको प्रिपेयर करना है, बोथ फॉर पेपर 1 ग्लोबली क्या सिनेरियो है एंड फॉर पेपर 2 इंडिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग या सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या स्टेटस है, किस रीजन्स में ये लोकेटेड है, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर द लोकेशन इन दैट पर्टिकुलर रीजन। फॉर एग्जांपल पोर्ट के पास लोकेटेड है तो क्यों है, तो यहाँ पे आपका वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए। तो इन सब टॉपिक्स को आपको डिटेल में प्रिपेयर करना है। एंड इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा, दैट इज सक्सीड IAS ऑफिशियल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय, टेक केयर।